हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल गौरव एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में आज 4 जनवरी को जो सवाल पूछे गए उन सारे प्रश्नों की चर्चा हम एक एक करके आज के इस एपिसोड में जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, आज के जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आज जो 4 जनवरी का सब पूछा गया उसका सबसे सटीक विश्लेषण आपको गौरव एकेडमी के द्वारा, गौरव एकेडमी चैनल के द्वारा किया जा रहा है। पहला सवाल है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? फ्रेंड्स, आपको कभी भी किसी भी समय किसी भी एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाए, कोई भी व्यक्ति अगर कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा हो तो वह व्यक्ति जो है मलेरिया नामक रोग से पीड़ित होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा कि रजत जो है मलेरिया नामक रोग से पीड़ित है। दोस्तों, आपको मलेरिया से संबंधित पिछले सीटेट के एग्ज़ाम में भी जो अभी हो रहा है, इस एग्ज़ाम में पूछा गया है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मादा एनीफिलिस मच्छर के काटने से होता है। फीमेल एनीफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और मलेरिया का जो उपचार होता है वो सिनकोना के छाल से मलेरिया का उपचार होता है। आगे का सवाल देखेंगे, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के सिद्धांत में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुभाविक को छोड़कर स्टेनबर्ग के बुद्धि के सिद्धांत में उन सारे चीज़ों को सम्मिलित किया गया। सिर्फ किसको? अनुभाविक को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। आगे की सवाल को देखेंगे जो प्रश्न पूछे गए हैं। फिर प्रश्न पूछा गया है, भाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और आपसे कहीं पूछा जा सकता है कि सीखना क्या है? सीखना क्या है? तो व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। अगर आपसे सवाल कहीं पूछ दिया कि जाए कि सीखना क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यवहार में। इसका सही जवाब हो जाएगा, मैं आपको लिख देता हूँ, आप इसको अपने नोट्स में भी लिख लेंगे या फिर याद कर लेंगे। व्यवहार में परिवर्तन क्या है? सीखना है। व्यवहार में परिवर्तन क्या है? सीखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन जो है सीखना है। तो भाषा के बारे में यहाँ सवाल था कि भाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आगे भी बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, कुछ वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह कौन सा वैज्ञानिक है? उस वैज्ञानिक का नाम जानेंगे जिन्होंने मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध कर दिया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। और इस अनुसंधान के लिए उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो उनका नाम जो है रोनाल्ड रॉस है। उनका नाम क्या है? रोनाल्ड रॉस।
आप इसको लिख लेंगे या फिर याद कर लेंगे। कल 2 रोज पहले के एग्जाम में भी यह पूछा गया था कि कौन ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने मलेरिया पर परीक्षण किया और बताया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलने वाला बीमारी है। उस वैज्ञानिक का नाम बताए तो उसका सही जवाब हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। अब इसे याद कर लेंगे। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर। हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है, एक सवाल ये भी पूछा गया कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किन्होंने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने। और आज के सवाल पूछा गया एग्जाम में कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर। आगे की सवाल को देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए। रोल प्ले कहने का मतलब भूमिका। रोल प्ले मतलब भूमिका जो होता है उसी को यहाँ कहा जा रहा है रोल प्ले। भूमिका का जो उद्देश्य होगा, भूमिका, उसी भूमिका के उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है रोल प्ले। तो इसका सही जवाब है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना जो है प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले करने का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अल-बरूनी कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है कि अल-बरूनी कौन था। इसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे, विस्तार से पूरा डिटेल्स करेंगे। वह उज्बेकिस्तान का था। कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का। यात्री था। क्या था? यात्री था, जिसने एक किताब लिखी। क्या किताब लिखी? जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक होता है। कई बार उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सारे शब्दों में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन का शिकार होना पड़ता है। लेकिन आपको एकदम याद रखना है अल-बरूनी कौन था? तो वह एक उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। इस सेंटेंस को एकदम, जो अल-बरूनी के बारे में ये है कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था, इसको बिल्कुल एकदम याद कर लेना है एकदम। फिर आगे है कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जेंडर रूढ़िवादिता कहने का मतलब किसी जेंडर के प्रति पक्षपात, वो मेल हो या फीमेल हो, किसी के प्रति पक्षपात जो है रूढ़िवादिता कहलाता है। तो जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ते हैं। क्या करना चाहिए? लड़के लड़की को एक साथ, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अगर पारंपरिक भूमिका में रखेंगे तो फिर से तो अलग अलग हो गया। अगर एक तरह से हो गया, अगर अलग अलग पारंपरिक रखेंगे इसका मतलब जो पहले से चल रहा है उसी पर रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। उसको तोड़कर एक साथ रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, वो पक्षपात नहीं होगा, रूढ़िवादिता को कम करेगा। तो वही सही जवाब जाएगा कि लड़के लड़कियों की एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तो जेंडर रूढ़िवादिता को से बचने के लिए इसका उपाय कर सकता है शिक्षक। नेक्स्ट सवाल है भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? भाषा प्रयोगशाला पर। भाषा प्रयोगशाला पर यह शब्द जो है लागू नहीं होगा कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। यह कथन उस पर लागू नहीं हो सकता है, भाषा प्रयोगशाला पर। नेक्स्ट है भाषा में सतत और व्यापक आकलन उद्देश्य है। सतत आकलन आपको बता दिया था। सतत मतलब निरंतर। सतत का मतलब होता है निरंतर। सतत का मतलब निरंतर, जो कंटिन्यूअसली चलता है। सतत आकलन कहने का मतलब जो अब पढ़ाई हो रहा है उस पढ़ाई के बीच में सवाल पूछ दिया जाए, कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाए तो सतत आकलन है। और व्यापक आकलन जो एग्जाम जैसे 6 महीने या साल भर पर जो एग्जाम होते हैं, ईयरली एग्जाम्स, उस एग्जाम को व्यापक आकलन के रूप में जाना जाता है। और क्लास चलते हुए जो प्रश्न पूछा जाए बीच बीच में वह सतत आकलन होता है। इन दोनों में यही डिफरेंस है, आप इसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। यही इसका सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है।
रात में जागने वाला जानवर हर चीज को किस रंग से देखता है? केवल काली और सफेद ही दिखता है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि रात में जगने वाला कोई भी जानवर, जैसे उल्लू है तो उसको किस रंग का दिखाई देगा? उसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा, काला और सफेद ही दिखाई देगा, उसको दूसरा कोई रंग नहीं दिखाई दे सकता। जो पक्षी, जो जानवर रात में जगता है, वो रात में जगने वाला हर जानवर जो है सिर्फ केवल काली और सफेद रंग ही देख पाती है और कोई नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट में वो सारा चीजों को देखता है, उसे कलरफुल रंगीन नहीं दिखाई देते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे हम। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। देखिए दोनों शब्दों को पहले लिख देंगे, दोनों शब्दों का अवलोकन कराएंगे बच्चे को और फिर अंतर पहचानने का अवसर देंगे। वो खुद वो बच्चा जो है उसका सही रूप लिखने का जो त्रुटि है त्रुटि में सुधार करेगा और सही रूप लिखने के लिए वो तैयार हो जाएगा और लिखना चालू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। क्या बेहतर तरीका है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न संदर्भों में बातचीत, अगर बच्चे से आप बातचीत करते हैं तो वो मौखिक भाषा का सतत आकलन के लिए सबसे बेहतर तरीका। अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था थोड़ा देर पहले, सतत आकलन मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जो बातचीत में पूछ ली जाए, जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया वही सतत है। तो सतत आकलन के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है, अगर हम बातचीत करेंगे तो उनसे बच्चे में मौखिक भाषा का विकास होगा। यही लेव वाइगोत्स्की भी कहे हुए हैं कि बच्चे जो है बातचीत से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। बच्चों में सीखने की सबसे ज़्यादा क्षमता जो होती है सामाजिक अंतःक्रिया से होती है। बच्चे अगर बातचीत करेंगे तो सबसे ज़्यादा सीखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के लास्ट में आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है और जिनका एग्ज़ाम आज हो गया है, वो अपना आंसर का मिलान करें और देखें कि उनका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। वीडियो के अंत में यह कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।